वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 यानी हानिकारक प्राकृतिक तत्व और खाद्य पदार्थ एवं चारे में सामान्य मिलावटी तत्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक तत्व चारे में या खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं जो पशुओं में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो उसमें हमने कल जो है वो हमने सेपोनिन्स, टेनिन्स और इसके बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने लवणों की घुलनशीलता व उपयोगिता को कम करने वाले पोषक विरोधी तत्व, उनके बारे में अध्ययन किया था। और आज हम वो पदार्थ जो विशेष रूप से विटामिन व हार्मोन्स की आवश्यकता को बढ़ा देते हैं अथवा उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, यानी जो हमारे शरीर में हार्मोन्स और विटामिन्स की जो आवश्यकता है, कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर खाद्य पदार्थों में या चारे में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जो शरीर में विशेष हार्मोन्स और विटामिन्स की आवश्यकता जो होती है उसको बढ़ा देते हैं या फिर उसको निष्क्रिय कर देते हैं। इसका अध्ययन करेंगे जिसमें कौन कौन से ऐसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर आते हैं। वो है, एक तो होता है एंटी विटामिन ए। एंटी विटामिन ए यानी ये विटामिन के विटामिन ए के एंटी काम करता है। ये रो सोयाबीन में एक लिपोक्सिलीन नामक एंजाइम होता है, यानी जो कच्ची सोयाबीन होती है ना, कच्ची सोयाबीन जब उसके बाई प्रोडक्ट बना लेते हैं, उससे पहले जो सोयाबीन है कच्ची यानी रॉ सोयाबीन में एक लाइपोक्सिजिनेज नामक एंजाइम होता है जो केरोटीन को ऑक्सीकृत कर देता है। केरोटीन जो है ये विटामिन ए का प्रिकर्सर है, विटामिन ए का पूर्ववर्ती है यानी प्रिकर्सर है, जो आपको पहले पढ़ चुके हो। अतः रॉ सोयाबीन जो है वो पशुओं को खिलाने से पहले जो है, अगर रॉ सोयाबीन का मतलब कच्ची सरसों जो बिना प्रोसेस की हुई जो सोयाबीन है, उसको अगर आप पशुओं को खिलाते हो तो 5 मिनट उसे उबाल लेना चाहिए ताकि जो एंटी विटामिन ए या एक लिपोक्सिजिनेज नामक एंजाइम जो है वो नष्ट हो जाएगा और जो केरोटीन है वो उसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा और वो एक केरोटीन जो है जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है वो काम में आ जाएगा। सेकंड जो है वो होता है एंटी विटामिन ई। वो था एंटी विटामिन ए और ये है एंटी विटामिन ई, यानी ये किडनी बीज जो है, किडनी बीज नामक पौधे के बीज में होता है। किडनी बीज का जो पौधा होता है उसके बीज में ये एंटी विटामिन ई पाया जाता है। इससे प्लाज्मा विटामिन ई की मात्रा कम हो जाती है। प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड का पार्ट है, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ब्लड का, वो प्लाज्मा होता है। तो उस प्लाज्मा में विटामिन ई की कमी हो जाएगी अगर आपने इसको किडनी बीज नामक पौधे के बीज खिला दे। किडनी बीज जो है, किडनी बीज को खिलाने से मेमनों में, जो बकरी के छोटे बच्चे उनमें और चूजों में यानी चिक्स में, पोल्ट्री के जो छोटे छोटे चूजे होते हैं उनमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक रोग होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है मसल्स का कटना, यानी मसल्स जो कमज़ोर हो जाती है, डिस्ट्रोफी उसका। वही किडनी बीज को खिलाने से किसमें, एक लैम्स में और चिक्स में ये बीमारी हो जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ये पदार्थ ऑटोक्लेविंग से नष्ट हो। ऑटोक्लेव जो होता है ना, ऑटोक्लेव में जब हम गर्म करते हैं किस चीज़ को, तो उस ऑटोक्लेविंग में अगर उसको गर्म करते हैं तो वो ये चीज़ जो है ये एंटी विटामिन ई नष्ट हो जाता है। फिर आता है एंटी विटामिन डी। ए और ई का हमने अध्ययन किया, अब एंटी विटामिन डी आता है। अगर आपने सोयाबीन जो है उसको बिना उबाले काम में लिया, सोयाबीन की बढ़िया आपने खाई होगी ना सोयाबीन, तो सोयाबीन को अगर बिना उबाले आप काम में लेते हो तो उसमें एक सोया प्रोटीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। सोया प्रोटीन नाम का विषैला पदार्थ पाया जाता है जो चूजों में और सुअर में और चूजों में विटामिन डी का संश्लेषण रोक देता है।
विटामिन डी का जो सिंथेसिस होता है उसको रोक देता है। ये उसका नाम होता है सोया प्रोटीन नामक विषैला पदार्थ। ये होता है एंटी विटामिन डी। एक होता है एंटी विटामिन के, यानी ये विषैला पदार्थ स्वीट क्लोवर में होता है। स्वीट क्लोवर जो है ये एक प्रकार का चारा है, स्वीट क्लोवर, उसमें एंटी विटामिन के पाया जाता है। ये एंटी विटामिन के जो है चारे में पाया जाता है, और जब पशु ये चारा खाता है तो उसमें विटामिन के की कमी करता है और पशु में कुछ दुष्प्रभाव दिखाता है। विटामिन के की कमी करता है और पशुओं में दुष्प्रभाव दिखाता है। क्या दिखाता है? एक तो अगर इस चारे को पशु खाते हैं तो उसमें खतरनाक रक्तस्राव होता है। खतरनाक मतलब फेटल हीमोरेज, बहुत ज़्यादा हीमोरेज होता है, ब्लड निकलता है, जिसे स्वीट क्लोवर डिजीज़ बोलते हैं। मतलब शरीर में से ब्लड निकलता है तो उसको स्वीट क्लोवर डिजीज़ बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। स्वीट क्लोवर में डाइकोमोरल नामक पदार्थ होता है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। मतलब एक डाइकोमेरेल नामक का एक विषैला पदार्थ जो है इसमें स्वीट क्लोवर में होता है, जो ब्लड में जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें ब्लड का थक्का बनना चाहिए, लेकिन ये बनने नहीं देता है और ब्लीडिंग रुकती नहीं है। अब ये एक आता है एंटीपायरिडोक्सिन, ये भी एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो चारे में पाया जाता है। एंटीपायरिडोक्सिन ये हानिकारक जो है, एंटीपायरिडोक्सिन जो है ये हार्मफुल प्राकृतिक तत्व है जो लिनसीड में पाया जाता है। लिनसीड तिल होता है ना, तिल के अंदर ये पाया जाता है। ये पायरिडोक्सिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर या विटामिन बी पर विपरीत असर डालता है। ये जो एंटीपायरिडोक्सिन है, यानी ये पायरिडोक्सिन या विटामिन बी को पायरिडोक्सिन भी बोलते हैं, तो ये उस पर विपरीत असर डालता है। कौन? एंटीपायरिडोक्सिन, जो एक विषैला पदार्थ है। ये पदार्थ प्राकृतिक रूप में ग्लूटामिक अम्ल के साथ मिलता है। प्राकृतिक रूप से ये क्या करता है? ग्लूटामिक अम्ल के साथ मिलता है और उसको ये ग्लूटामिल अम्ल के साथ में मिलता है, उसके साथ में पाया जाता है। उसको फिर क्या बोलते हैं? लिनेटिन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? आहार को पानी में कुछ समय भिगो कर रखते हैं अथवा ऑटोक्लेविंग करते हैं, जिससे एंटीपायरिडोक्सिन को नष्ट कर देते हैं। मतलब एंटीपायरिडोक्सिन जो विषैला पदार्थ है, जो पायरिडोक्सिन या विटामिन बी है उस पे विपरीत असर डालता है, उसको नष्ट करने के लिए हम या तो उसको जो लिनसीड है उसको पानी में भिगो के रखते हैं अथवा उसको ऑटोक्लेव में रखते हैं। ऑटोक्लेव तो आपने पढ़ा होगा, सर्जरी में आपको ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ा है। तो ऑटोक्लेव क्या होता है? स्टरलाइजेशन के काम आता है। तो उस ऑटोक्लेव में उसको रख के, ऑटोक्लेव कुछ नहीं होता, एक प्रकार का भट्टी के अंदर भाप बनती है, ऊपर उस भाप में इसको रखते हैं। फिर आता है मिमोसिन। मिमोसिन जो है ये सुबबुल क्या एक प्रकार का चारा है। सुबबुल एक प्रकार का चारा है जो चारे की फसलों में आता है। तो उस चारे में पाया जाने वाला प्राकृतिक हानिकारक तत्व है ये मिमोसिन, और ये रासायनिक रूप से टायरोसिन जैसा होता है। जो टायरोसिन होता है उसका तरह ही ये रासायनिक रूप से केमिकली वैसा होता है, और ये हरी पत्तियों में, यानी उस चारे वाली फसल की हरी पत्तियों में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें कई पशुधन जैसे घोड़े, भेड़, सूअर आदि ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें घोड़े, भेड़ और सूअर यानी ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गाय, भैंस कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये हानिकारक तत्व जो है गाय, भैंस में रूमन में नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसको अधिक मात्रा में लंबे समय तक आप खिलाते हो गाय, भैंस को, तो उनमें भी विषाक्तता का रूप ले लेता है। लेकिन घोड़े में, सूअर में, इनमें पेट एक ही होता है, रूमन नहीं होता है। लेकिन भेड़ जो है, ये छोटी भेड़ में रूमन होता है हालांकि, लेकिन ये उसका रूमन छोटा होता है साइज़ में, इसलिए इसके ऊपर भी उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। यार किसका? मिमोसिन का। इसकी विषाक्तता के क्या क्या लक्षण होंगे? इसकी अगर विषाक्तता हो गई, यानी आपने सुबबुल का चारा ज़्यादा मात्रा में लंबे समय तक पशुओं को खिलाया,
तो उसमें पाया जाने वाला मिमोसिन जो है वो पशुओं पे विपरीत असर डालेगा। वो क्या है, एक तो शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी पशु की, बाल और ऊन का झड़ जाएंगे। और पशु जो है एक प्रकार से आदमी के सिर के बाल उड़ते हैं तो उसको हम गंजा कहते हैं, ऐसे ही अगर बाल या ऊन उड़ जाती है तो उस भेड़ जो है वो गंजी हो जाती है, शरीर उसका जैसे उसको एलोपेशिया बोलते हैं, बाल का झड़ना, एलोपेशिया हो जाएगा। लार अधिक पड़ती है, पशु लार जो ज़्यादा डालेगा, लार सेलाइवा जो है, सेलाइवा सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगी, थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन स्किट करती है वो बढ़ जाएगी। गर्भित पशु अगर है, पशु ज्ञापन है तो वो गाप डाल देगा, यानी उसका एबॉर्शन हो जाएगा, अंत में पशु की मृत्यु हो जाएगी। तो ये उसके विपरीत लक्षण है मिमोसिन के। और मिमोसिन में आपको याद रखना है मिमोसिन पशुओं पे क्या विपरीत असर डालता है। तो ये 5-6 असर मैंने आप बताए थे। और ये कहाँ पाया जाता है, ये सुबबुल जो चारा होता है उसमें पाया जाता है, ज़्यादा उसकी पत्तियों में पाया जाता है। अब इसकी विषाक्तता को कम कैसे कर सकते हैं, सुबबुल का चारा भी हमें खिलाना है और हम ये सोचते हैं कि उसको उसका विषाक्तता का प्रभाव भी कम हो। एक तो क्या, इसको उच्च ताप पर सुखा लेते हैं, इस चारे को उच्च ताप पर हाई टेम्परेचर पर इसको सुखा लेते हैं, या इसकी साइलेज बना लेते हैं। साइलेज बनाना आपको पहले बताया था मैंने कि ये एनारोबिक कंडीशन में चारे को हरी अवस्था में काट के गाड़ देते हैं साइलों में एनारोबिक कंडीशन में, जिससे क्या है कि फिर फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा लैक्टिक एसिड वगैरह बनते हैं, एसिड बनते हैं, जिससे वो चारा जो है संरक्षित रहता है। तो अगर आप साइलेज बनाते हो तो इस मिमोसिन का असर कम हो जाएगा। आहार में आप जो आहार दे रहे हो जिसमें सुबबुल का चारा है उसमें आप फेरस सल्फेट मिला दो। अगर फेरस सल्फेट जो है वो अगर आप मिला देते हो तो वो फेरस सल्फेट जो है मिमोसिन के अवशोषण को रोक देता है। मिमोसिन शरीर में अवशोषित ही नहीं होगा अगर आपने फेरस सल्फेट उस चारे में मिला दिया तो, और ये मिमोसिन को मल के द्वारा बाहर निकाल देगा। ये मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा तो पशु पे कोई ज़्यादा असर डालेगा नहीं। इसकी जो विषाक्तता कब होती है, तब होती है जब सुबबुल में इसकी उपस्थिति ड्राई मैटर जो होता है ना उसके 30% से ज़्यादा हो। अगर ड्राई मैटर जो है सूखा पदार्थ है उसमें अगर 30% से ज़्यादा जो है वो अगर आपका ये चारा हो सुबबुल में तो इसकी उपस्थिति जो है विषाक्तता का असर डालती है। नेक्स्ट आता है जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, जो यानी प्राकृतिक रूप से चारे में जो विष टाइप का जो पशुओं पे उल्टा असर डालता है वो है साइनोजेंस। साइनोजेंस क्या है, ये पौधों में ऐसे पौधों में जिनमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स के रूप में उपस्थित होते हैं, ये ऐसे पौधों में ये जो साइनोजेंस है ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के रूप में उपस्थित होते हैं, वे उसी पौधे के एंजाइम द्वारा, यानी ये पौधों में ऐसे पौधे हैं जिनमें ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के रूप में उपस्थित होते हैं, और उसी पौधे में उपस्थित जो एंजाइम होता है एक, उस एंजाइम के द्वारा इनका हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। ये हाइड्रोलाइज हो जाता है कि हाइड्रोसाइनिक अम्ल बनाते हैं। ये एक एंजाइम होता है उसी पौधे में और उस एंजाइम द्वारा ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। हाइड्रोलाइज होने के बाद में ये हाइड्रोसाइनिक अम्ल बनाते हैं, HCN जिसे बोलते हैं। और जब HCN युक्त पौधे को पशु खा लेता है तो उसमें HCN पॉइजनिंग हो जाती है। ये जवार पॉइजनिंग के नाम से इसको जानते हैं। जवार जो है वो पानी की कमी से कुछ सूख जाती है, उस टाइम मतलब उसमें से क्या है एक प्रकार का, अगर आपने जवार देखी होगी तो जवार के जिनको हम अपनी भाषा में लोकल भाषा में काणा बोलते हैं, उसमें से काड़ा काड़ा पदार्थ निकलता है तो वो हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। आप लोगों ने अगर खेत में आप जवार बोते हो तो उस जवार में आपने देखा होगा इस तरह, जब जवार छोटी अवस्था में जल जाती है तो उसमें हाइड्रोसाइनिक अम्ल ज़्यादा बनता है, और वो हाइड्रोसाइनिक अम्ल जो है चारे में खा लेता है पशु तो उसको हाइड्रोसाइनिक HCN की पॉइजनिंग हो जाती है। और उसमें ये पॉइजनिंग क्यों होती है, ये तब होती है एक तो अकाल पड़ता है, अकाल पड़ने में ज्वार ज़्यादा बढ़ती नहीं है, और पौधों में अगर कम पानी मिलता है तो भी ये HCN बनता है उसमें। और अगर मान लो अधिक खाद के साथ
अधिक पानी दे दिया आपने, ज़्यादा खाद डाल दी यूरिया वगैरह और पानी ज़्यादा दे दिया तो भी HCN बनता है। और पौधों की कम वृद्धि होना, अगर कम बढ़े हैं, अकाल में पौधे कम बढ़ते हैं, पानी कम मिलता है, तो जो है ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, ये उस पौधे में जो एक एंजाइम होता है उससे मिलके हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और HCN का उत्पादन करते हैं। वो HCN जो है वो पशुओं के लिए विषाक्तता का काम करता है। इसकी विषाक्तता अगर हो जाए, HCN पॉइजनिंग हो जाए पशुओं में, तो क्या लक्षण है? लक्षण ये है कि मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है। आप मेंटली कन्फ्यूज हो जाते हो ना, कि आपको मतलब सामने आदमी दिखता है और आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि कौन है। बिल्कुल पशु भी ऐसे कन्फ्यूज हो जाता है मेंटली। और मसल पेरेसिस होता है, मसल्स में पेरेसिस मतलब ट्रिमर्स आते हैं मसल्स में। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस रुकने लगता है। एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होना शुरू कर देता है। वो पशु जो उल्टी करता है, वोमिटिंग हो जाती है उसको, और जल्दी पशु मर जाता है। यानी इसमें ज्वार पॉइजनिंग में पशु जो है ना इधर उधर भागता है। क्यों भागता है? उसकी मसल्स में दर्द होता है, पेट दर्द करता है, उसको उल्टी होती है, नौशिया टाइप होता है। इसका उपचार जो है, एक तो क्या है, इस तरह की है परिपक्व हरी ज्वार जो होती है ना, जिसमें कम पानी मिलता है, बहुत ज़्यादा आपने उसमें खाद डाल दी, या अकाल की वजह से बढ़ नहीं पाई, या वो मतलब जल गई है तो जली हो, तो वो पशुओं को नहीं खिलानी चाहिए। ये बचाव है आपका। इसका इलाज ये है कि 3 ग्राम सोडियम नाइट्रेट, 3 ग्राम सोडियम नाइट्रेट और 15 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट, ये पाउडर बाज़ार में मिलता है। ये इस मात्रा में 3 ग्राम सोडियम नाइट्रेट, 15 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट, इन दोनों को लेके 200 ml डिस्टिल वाटर में इसको घोल लेते हैं। डिस्टिल वाटर में घोल लेते हैं, फिर इसको IV दे देते हैं केटल में। केटल में इंट्रावेनस लगाते हैं, नाड़ में लगाते हैं, ब्लड में सीधा। भेड़ में अगर ये पॉइजनिंग हो गई भेड़ में, तो भेड़ में 1 ग्राम सोडियम नाइट्रेट लेंगे, 1 ग्राम सोडियम नाइट्रेट लेंगे, और 25 और 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लेंगे, और इन दोनों को 50 ml डिस्टिल वाटर में मिला के IV लगा देते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। अब कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर और बच गए जो प्राकृतिक रूप से चारे में, पौधों में या केटल फीड में पाए जाते हैं, उनका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।